So first let me put the heading which is calorimetry. One second बेटा, कैलोरीमेट्री सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ रहे थे आज, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज योर हीट। तो ये इंटरकन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बाद थोड़ा हम समझते हैं बेटा कि हीट होता क्या है। जैसे हम थोड़ा बैक में जाएंगे, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, हीट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हीट होता क्या एक्चुअली है। देख, स्टार्टिंग में हीट को एनर्जी हम नहीं मानते थे। जैसे अभी आप बात करते हो कि हीट एक एनर्जी का फॉर्मेट है, राइट। सो पहले हम हीट को एनर्जी का फॉर्मेट नहीं मानते थे, बोलते थे कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिशन में होती है। इन जनरल अगर बोलो तो हीट एक ऐसी एनर्जी जो ट्रांजिट में होती है। तो एनर्जी, पहले हीट को हमें पता ही नहीं था कि हीट एनर्जी है। तो हीट को उसमें कैसे डिफाइन किया गया था, जरा उसको देखेंगे। वो बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, होता क्या था बेटा कि जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक बॉडी है, जरा अच्छे समझना है इसको। कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर सपोज मानते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक और दूसरी बॉडी है, सिमिलर बॉडी समझ लो, अलग ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर दोनों बॉडी के डिफरेंट टेम्परेचर हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा दूसरे का कम है, इसका मतलब अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाएं तो हम कह सकते हैं इस केस में मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी ज़्यादा है और इस केस में मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी कम है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे इसके रेंज का वाइब्रेशन काफ़ी कम होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, यहाँ पे इसका वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी कम होगा। देखो, यहाँ पे इनके वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी कम है। ये सारा कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है, जो हीट में हमने देखा था कि टेम्परेचर का क्या मीनिंग है और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, वहाँ पे चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बेटा। अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कंटैक्ट में लाता हूँ, मतलब यही दोनों बॉडी हैं, बस इनको मैं कंटैक्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा पहला बॉडी हो जाएगा ऐसा और दूसरा बॉडी हो जाएगा ऐसा, साथ में एक दूसरे के साथ कंटैक्ट में ऐसे आ गए। मेरा बॉडी ए था, सपोज ये बी था, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे देख, इसका जो वाइब्रेशन का रेंज है स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा था और इनके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का रेंज इनका काफ़ी कम था रेंज, और इसका जो वाइब्रेशन का रेंज था इसका काफ़ी ज़्यादा था। उसको मैं फिर से बना लूँ, वाइब्रेशन का रेंज को, इनका रेंज का वाइब्रेशन बहुत कम है। तो होगा क्या बेटा कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ए के, जिनके वाइब्रेशन का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बी के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो उनके वाइब्रेशन का रेंज ज़्यादा होने की वजह से वो बी के मॉलिक्यूल को हिट करेंगे और बी का यहाँ जो मॉलिक्यूल है ये भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करेगा, बिकॉज आप ये कह रहे हो कि जब कोलिजन होगा तो इसका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, रेंज, वाइब्रेशन का रेंज इंक्रीज होगा। और कुछ टाइम बाद अगर हम ऐसे छोड़ दें तो इसका वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, ये अपने बगल वाले का वाइब्रेशन फिर इंक्रीज करेगा, फिर अपने बगल वाले करेगा, ये इसका तब तक वाइब्रेशन इंक्रीज करता रहेगा, वाइब्रेशन का रेंज, जब तक कि दोनों का ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का रेंज सेम ना हो जाए। इसका मतलब इफेक्टिवली फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली जो आपका ए होगा और बी होगा, दोनों के वाइब्रेशन का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जितना वाइब्रेशन का रेंज इसका है उतना ही वाइब्रेशन का रेंज इसका भी आ जाएगा, दोनों के वाइब्रेशन का रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अभी यहाँ पे जब आपने जस्ट कोलाइड, जब कांटेक्ट में लाए थे तो इसका टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। मान लेते हैं फाइनली इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हुआ क्या, इस यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ए टू बी वाया जहाँ पे कंटेक्ट वाली बाउंड्री है उसके थ्रू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसी को हम बोलते हैं हीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट।
कि हीट है जो आपकी यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बेटा, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, इसी को हम बोलते हैं हीट क्यू। अभी जो हीट है, ये जो हीट है, ये हीट किसकी वजह से ट्रांसफ़र हो रही है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसी वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर दोनों का वाइब्रेशन का रेंज सेम होता तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, ये तभी तक रहेगा जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। जैसे मैं बोलूँ क्या, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए है, ये बी है, अभी इनका वाइब्रेशन का रेंज दोनों का क्या हो गया है, सेम हो गया है। क्या यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या आपस में तो कांटेक्ट में है, बट क्या हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे इनके वाइब्रेशन का रेंज अलग अलग नहीं है, सेम है। तो जब वाइब्रेशन का रेंज सेम रहेगा तो वहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो हुआ क्या कि यहाँ पे कोई भी हीट का नेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यहाँ पे हीट का नेट ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे कोई भी नेट हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। गॉट इट? अब देखो बेटा, होता क्या है कि जब यहाँ पे क्या कोलिजन होगा, क्या यहाँ पे कोलिजन होगा? यस, यहाँ पे अभी भी कोलिजन होगा। क्या ए से बी में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, बी को कोलाइड करेगा? यस। क्या बी ए को कोलाइड करेगा? यस, बी ए को भी कोलाइड करेगा, और बी ए को और ए बी दोनों को कोलाइड करेंगे, है ना। तो क्या होगा, एनर्जी ए से बी में जितनी जा रही है उतनी एनर्जी बी से ए में वापस आ जा रही है। इसका मतलब नेट हीट का ट्रांसफ़र कितना होता है बेटा? यहाँ पे 0 होता है। क्या इस पॉइंट पे बी से ए में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? क्या आपने देखा कि ए का वाइब्रेशन करंट ज़्यादा है तो ए से बी में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या बी से ए में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है? यस, होता है, लेकिन बहुत कम होता है। क्यों बहुत कम होता है? क्योंकि बी का वाइब्रेशन रेंज बहुत कम है, वो ए को बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा बी से ए में भी जाता है। लेकिन इफेक्टिवली अब एनर्जी का ट्रांसफ़र देखेंगे तो ए से बी में ही होता है। और यहाँ पे इफेक्टिवली जो एनर्जी का ट्रांसफ़र, किसी में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, किसी में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट। तो हीट के बारे में जरा फिर से और समझो थोड़ी बात। हीट क्या है? एक ऐसी ट्रांसफ़र है, एक तरह से कह सकते एनर्जी, सम काइंड्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब हुआ क्या कि हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एनर्जी, अ काइंड ऑफ एनर्जी, वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा कि ये ट्रांजिशन वाली एनर्जी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है, दिस इज अ एनर्जी इन ट्रांजिशन, मतलब मूविंग एनर्जी है। इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ कि मूविंग एनर्जी। अगर इन ये स्टैटिक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी, जैसे मैं बोलूँ कि मान लेते हैं एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास आपका 1 है, तो इसकी एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी, 2 जूल हो जाएगी ना। मास 1, 2 का 4 तो 2 जूल आ जाएगा। मतलब इसकी फिक्स एनर्जी 2 जूल है। ये इस पार्टिकल की एनर्जी है। या पार्टिकल किसी हाइट पे है तो उसकी एनर्जी mgh है, वो उस पार्टिकल की एनर्जी है। बट यहाँ पे जो ये हीट है, ये उस काइंड की एनर्जी है जो दो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट वाली एनर्जी है। ये किसी एक की एनर्जी नहीं है, ये किसी ए की एनर्जी या बी की एनर्जी नहीं है। दिस इज द एनर्जी इन ट्रांजिट बिटवीन ए एंड बी। जो ए से चल के बी तक पहुंच रही है, उस एनर्जी का पहुंचने का जो रेट है, जो फ्लो है, वो आपका हीट है, राइट। लाइक अ करंट, इट इज लाइक अ करंट। अभी आगे हम पढ़ेंगे, हीट करंट की भी बात करेंगे। इट इज लाइक अ करंट, ठीक है, जो फ्लो हो रही है ए से बी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। So this is a moving energy, or we can say energy in transit, right? This is a moving energy, or we can say this is a energy in transit. Okay. Now आगे बात करते हैं। See, अब इसी चीज़ को और थोड़ा अगर एनालिसिस करें हम, है ना, इसी चीज़ को और थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट जो मोशन में है। दूसरी चीज़,
ये तभी तक हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, राइट। इन हीट, सर 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। सो अब हम क्या बोलेंगे बेटा, हीट, हम क्या बोलेंगे, हीट विल only be, heat will only be meaningful when there is temperature difference राइट, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। दूसरी, Q net is equal to 0 when delta T is equal to 0। आगे लिखो, there is no meaning of this sentence heat of a body। इसका कोई मतलब नहीं है, हीट ऑफ ए बॉडी का कोई भी मतलब नहीं है, राइट। इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी है। ये कोई स्टैटिक एनर्जी नहीं है जो किसी पर्टिकुलर बॉडी का होगा। अब आगे बात करते बेटा, देख तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ये जो हीट आपका ट्रांसफ़र हो रहा था किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इस हीट को हम लोग एनर्जी का पार्ट नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऐसा था कि कोई स्टैटिक पार्ट होगी ना, किसी एक बॉडी की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं हो पा रहा था किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की एनर्जी है, इसलिए हीट की जो यूनिट दी गई वो जूल नहीं बोला गया। ऐसा नहीं बोला गया कि हीट, उस ज़माने में बोला गया कि जो हीट की यूनिट होगी वो जूल नहीं होगी, तो इसकी एक अलग से यूनिट डिफाइन की गई जिसको हम बोलते हैं कैलोरी, है ना। एक इसकी अलग से यूनिट डिफाइन की गई जिसको हमने बोला कैलोरी। अब एक कैलोरी क्या था, कैलोरी को डिफाइन करने के लिए, अब देखो कैलोरी ऐसा हमें कुछ तो पता नहीं, एक सिंपल सा हमने वर्ड डिफाइन कर दिया कि इसका यूनिट कैलोरी होगा। अब कैलोरी को हमें डिफाइन तो करना होगा ना, कैलोरी एक्चुअली है क्या, कितना अमाउंट है। तो उसका बोला गया कि मान लेते हैं अगर 1 ग्राम वाटर ले लेते हैं, है ना, 1 ग्राम वाटर ले लेते हैं, अगर इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम गर्म करते हैं इस वाटर, 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करके इसको हम 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, तो जितना गर्म करने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। तो जो एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन किए, क्या, 1 ग्राम वाटर को जो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगा उसी को हम बोलेंगे 1 कैलोरी, राइट। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसको हमने क्या बोला, 1 कैलोरी बोला गया। तो अभी तक हमें क्या हुआ, अभी तक हमें पता नहीं है कि हीट एक्चुअली एनर्जी का पार्ट है कि नहीं है, हमें अभी तक नहीं पता था, राइट। तो यहाँ फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, जूल, है ना, क्योंकि जूल ने बोला, जूल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे
एनर्जी का यूनिट देन दिया गया कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है या वर्क की यूनिट जूल होती है, तो उनको बुरा लग गया कि हीट आपका एक काइंड ऑफ वर्क है, सॉरी एनर्जी है, फिर भी इसका यूनिट मेरे नाम से क्यों नहीं दिया जा रहा है, जूल से क्यों नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो उनको बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया कि हीट का यूनिट भी जूल होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की और लोगों के सामने प्रूफ किया कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्मेट है और हीट की जो यूनिट है उसकी यूनिट भी जूल हो सकती है, राइट, उसकी यूनिट भी जूल हो सकती है। उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि कैलोरी क्या है और जूल क्या है। तो थोड़ा सा उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या जूल्स का एक्सपेरिमेंट, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूल्स एक्सपेरिमेंट। सर अभी किसी का रह तो नहीं गया ना, करने वाले हैं जूल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया किस तरीके से किया था। तो लेट्स टॉक अबाउट द जूल्स एक्सपेरिमेंट। बात ईगो पे आ गई, अब देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। इन्होंने बोला कि जब एनर्जी के एक काइंड का एनर्जी है हीट, तो उसका नाम हमारे नाम से क्यों नहीं हो सकता है, यूनिट। उन्होंने क्या किया, देख बेटा जरा ध्यान समझना। उन्होंने एक इस तरीके से एक सेटअप बनाया। इस सेटअप में उन्होंने एक यहाँ पे पैडल लगा दिया इस तरीके से। ये क्या पैडल है, और उसके बाद एक टैंक में उन्होंने वाटर रखा है। इसे जरा कंसेप्ट समझो, बंदे ने कंसेप्ट कैसे लगाया है, ध्यान जरा देखो, है ना। तो अब ये जो आपका एक उन्होंने टैंक ले लिया और टैंक में इस तरीके से, उसके बाद इन्होंने पैडल लगा दिया। और इसमें उन्होंने वाटर फिल कर दिया, है ना। और इसमें एक लगा दिया थर्मोमीटर। ऐसे एक थर्मोमीटर लगा दिया। ये उन्होंने लगा दिया एक थर्मोमीटर। ओके, अब इसको वो यहाँ पे एक ऐसे पुली लगाते हैं, इस पुली, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी पुली लगाते हैं, पुली से इधर फिर एक वेट लटकाते हैं। सर हाँ बेटा बोल। यहाँ पे फिर उन्होंने एक ब्लॉक हैंग कर दिया, यहाँ एक ऐसे ब्लॉक हैंग कर दिया एमआस का, है ना, और यहाँ पे ऐसे पुली को उन्होंने लगा दिया। अब देखोगा क्या बेटा, देख ध्यान जरा समझना। जैसे ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा ना, मान लो कि ब्लॉक h हाइट नीचे आता है, तो जैसे ये ब्लॉक h हाइट नीचे आएगा, ये पैडल रोटेट करेगा, है ना, ये पैडल ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। जैसे नीचे आएगा, मान लो ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर आएगा। यहाँ कुछ ऐसा फंक्शन लगा हुआ था कि जैसे ये नीचे जाएगा पैडल रोटेट करेगा। पैडल रोटेट करते हुए जब ऊपर जाएगा, पैडल जब यहाँ पे रोटेट करेगा, फिर समझ लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग सा बधा हुआ है, वो जैसे ऊपर जाएगा तो ओपन होगा तो पैडल रोटेट करेगा, कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। तो जैसे पैडल रोटेट करेगा, ये वाटर में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और वाटर में फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से वाटर का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का। जैसे ब्लॉक नीचे आएगी, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे मान लेते हैं कि इन्होंने पहले वाटर को ऑलरेडी 14.5 पे मेंटेन कर रखा था। वाटर को कितना टेम्परेचर मेंटेन किया था, 14.5। मान लो कि यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कितना मेंटेन था, 14.5 डिग्री वाटर का टेम्परेचर मेंटेन था। इसको इन्होंने इंक्रीज किया 1 डिग्री तक, 15.5 तक इंक्रीज करने की कोशिश की। कैसे इंक्रीज किया देखो जरा। मान लेते हैं 14.5 के लेवल है, इसको इंक्रीज करना था 15.5 पे। तो ये इनका ब्लॉक था, धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे नीचे जा रहा था।
और यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 15.5 हुआ, इन्होंने ब्लॉक को रोक दिया और ब्लॉक को ये बहुत धीरे धीरे नीचे ला रहे थे ताकि इसमें एनर्जी का, वेलोसिटी का गेन ना हो, इसकी वेलोसिटी ना चेंज करे, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज हो। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज mgh एनर्जी जो लॉस हुआ, वो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ होगा, और उसी हीट के वजह से ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। दैट इज mgh इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, दैट इज हीट सप्लाइड इन द वाटर, हीट सप्लाइड in the water, ठीक है। अब देख जो बेटा ये तेरा mgh एनर्जी आएगा, ये कितना आएगा, ये देख जब इन्होंने बोला, अगर इस तरीके से ने किया कि मान लेते जो वाटर आपका था, कुछ भी एनर्जी आपका सब, जो वाटर का मास इन्होंने लिया होगा, कुछ ले लिया होगा, तो जितनी हीट इनको चाहिए थी, है ना, इसको हीट करने के लिए, सपोज इन्होंने 1 कैलोरी हीट जब निकाला, जब इक्वेट किया, मान लो 2 कैलोरी 4 कैलोरी हीट चाहिए होगी वाटर कन्वर्ट करने में, और यहाँ से कुछ mgh की वैल्यू कुछ आई होगी, तो जब इन्होंने 1 कैलोरी के लिए इक्वेट किया, राइट, जब 1 कैलोरी के लिए इक्वेट किया, तो 1 कैलोरी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4.18 जूल। कितनी आई? 4.18 जूल। तो यहाँ से इन्होंने इसको डिफाइन किया कि जो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है, दैट इज 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 4.18 जूल। और इसको आप लिख सकते हो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। अब देख बेटा, ये जूल्स का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने बोला कि नाउ सिंस 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, इसका मतलब हीट को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर। नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। इसका मतलब इन्होंने बोला कि जो एनर्जी है, एनर्जी इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया, तो इन्होंने बोला कि एनर्जी को आप हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और हीट को आप एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, राइट। इसलिए जब हीट की जो यूनिट है, इसकी यूनिट आप जूल लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। और इसके बाद बोला गया कि जो आपकी हीट है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी से क्या बन गया? फॉर्म ऑफ एनर्जी बन गया। एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक डिफरेंट फॉर्म है जो इन ट्रांजिट होता है, जो इन मोशन में होता है, जो हमेशा मूविंग कंडीशन में होता है। गॉट इट? सो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जूल क्या है, कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जूल कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें बेसिक आपको क्लियर होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, नाउ अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट क्या है, राइट? या उससे पहले हम बात करेंगे पहले हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? देख बेटा, जनरली जो हीट कैपेसिटी होता है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है कि किसी भी बॉडी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो सिंपली लिखते हैं हम हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of a body by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे आप बोलते हो क्या? हीट कैपेसिटी। उसको आप बोलते हो हीट
कैपेसिटी, राइट। जैसे मैं आपसे सिंपली बोलूँ बेटा कि हाँ, आपकी सपोज एक कोई बॉडी है ना, मान लो m1 मास का है, कोई दूसरी बॉडी है m2 मास की है, तो इसको ठीक है। देखो अब देख बेटा, इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर बॉडी मान लो मेरा छोटा हो गया तो उसके लिए हीट Q1 चाहिए होगा, मान लो बॉडी मेरा बड़ा हो गया तो उसके लिए हीट Q2 चाहिए होगा। मान लो ए भी सेम मेटल है, मान लो ए भी आयरन है और ए भी आयरन है, तो दो डिफरेंट केस में हीट कैपेसिटी तो अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि इसमें M1 ज़्यादा है, इसमें M2 ज़्यादा है, तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। अब देख, जैसे अगर इसके एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो कम हीट चाहिए होगी ना, इसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। इसका मतलब मास बढ़ाओगे तो हीट कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, मास बढ़ाओगे तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो आप सिंपली क्या कैसे डिफाइन करते हो, जरा समझो बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हीट चाहिए होती है ना, 1 डिग्री चेंज करने के लिए, 1 डिग्री चेंज के लिए जितना हीट चाहिए होती है उसको आप बोलते हो हीट कैपेसिटी। जैसे इसकी बात करें, हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू, है ना, 1 डिग्री, मतलब मान लो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना चाहिए होगा, C। हीट कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल C फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और अगर मैं बोलूँ मुझे डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड करना, तो क्या करेंगे, डेल्टा T टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल C इंटू डेल्टा T। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, राइट, कि कैपिटल Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अगर आपको C जूल हीट की जरूरत पड़ती है, C कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है, तो डेल्टा T गर्म करने के लिए आपको C इंटू डेल्टा T की जरूरत होगी, क्योंकि डेल्टा T एक रेंज है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन है बेटा, कि जो C है, इट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द मास। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक, है ना, एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिए होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दैट क्लियर। सी क्या है, समझ में आया कि नहीं है, हीट कैपेसिटी क्या है, क्लियर है सबको, करो, इज दैट क्लियर, टेल मी। देख चल ऐसे सिंपल समझते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी है, सिंपल ऐसा समझते हैं, चल ध्यान समझना। मान लेते हैं एक M1 मास की कोई बॉडी है, मान लो लोहे की है, आयरन की है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं अभी कुछ T डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका टेम्परेचर कितना था, T डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके टेम्परेचर को अभी मैं इंक्रीज करके M1 मास वाले बॉडी का ही टेम्परेचर इंक्रीज करके T+1 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा हूँ। इसका मतलब इसको हीट, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कुछ हीट तो सप्लाई करना पड़ेगा ना, और जितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे इस बॉडी की हीट कैपेसिटी। मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसी को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। आपके पास अब दूसरी कोई हैवी बॉडी है, अब इसका भी टेम्परेचर मान लो अभी T डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसके लिए हीट कैपेसिटी की बात करोगे, मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो, M2 मास वाले बॉडी का, इसका भी टेम्परेचर T+1 डिग्री बढ़ा रहे हो। अब सिंस इसका मास ज़्यादा है तो इसमें जो आपका हीट सप्लाइड होगा वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। अगर मान लो इसमें C1 चाहिए होगा, इसमें C2 चाहिए होगा। ऑब्वियसली फ्रॉम द डायग्राम इट्स क्लियर दैट C2 विल बी ग्रेटर देन C1। C2 की जो वैल्यू होगी C1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा लगेगा, इसमें हीट कम लगेगा। इवन दोनों सेम बॉडी है लेकिन हीट कैपेसिटी इसकी कम है, इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। C इज प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर आपकी बॉडी की मास ज़्यादा होगा तो उसका हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपको अब रिलेशन समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। दैट इज जितना हीट चाहिए होगा उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। दैट इज हीट
रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए होगा, उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी C, जो कि Q के बराबर होगा। अगर डेल्टा T चाहिए होगा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, तो जो हीट चाहिए होगा C इंटू डेल्टा टी, क्योंकि 1 डिग्री के लिए C चाहिए होगा, तो डेल्टा T डिग्री के लिए C इंटू डेल्टा टी चाहिए होगा। तो आपका जो जनरल फार्मूला हो गया Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी हो गया। यहाँ पे C क्या है? C इज दी है ना हीट कैपेसिटी। अब यहाँ से हम C की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो Q अपान डेल्टा टी, मतलब हीट कैपेसिटी की जो यूनिट हो गई, यहाँ पे डेल्टा टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर ध्यान रखना है ना। तो जो डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी ऐसे लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना तुम लोग, यहाँ पे टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगी इसकी बेटा क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड, राइट? जूल पर सेकेंड, करेक्ट? कितना हो जाएगा? डेल्टा टी का सेकेंड हो जाएगा ना सर? एक बार ये फॉर्मूला फिर से समझाना। गधे, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ गई? Q इंटू Q बाई डेल्टा टी हो गया ना। तो Q क्या हो गया तेरा? जूल हो गया। डेल्टा टी क्या हो गया? डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यूनिट कितना जाएगा? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आज आगे चलते हैं। अब एक टर्म आता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान रख, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक चीज ध्यान रखना अपने माइंड में कि जहां पे भी स्पेसिफिक की बात आएगा ना, जहां पे भी स्पेसिफिक की बात आएगा वो पर यूनिट मास होता है बेटा। हमेशा क्या होता है? वो हमेशा पर यूनिट मास होता है। जब भी आपकी स्पेसिफिक की बात आएगी वो हमेशा पर यूनिट मास होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना सब लोग, वो हमेशा क्या होता है? पर यूनिट मास होता है। जैसे मैं आपसे सिंपल बात करूं कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अपान मास, है ना। स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो हीट अपान मास। स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी अपान मास। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक टर्म आएगा उसका मतलब होता है पर यूनिट मास। 1 किलो मास के लिए बात की जाती है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 केजी की बात की जाएगी या 1 ग्राम की बात की जाएगी। तो जनरली हम 1 ग्राम को लेंगे, राइट। तो हम ऐसे सिंपली बोलेंगे कि मान लेते हैं 1 ग्राम कोई भी बॉडी हुई, राइट। 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, है ना, डेल्टा टी कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसी हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब क्या हो गया बताना जरा? स्पेसिफिक हीट, 1 सेकेंड, कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? दैट इज इसका टेम्परेचर अगर T होगा तो 1 ग्राम बॉडी जो यहाँ पर आएगी इसका टेम्परेचर T+1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया आपका? हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देख, यहाँ से अगर बात करेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एस से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। अब देख, अगर मैं बात करूँ कि 1 ग्राम, अगर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम हो गया, डेल्टा टी तेरा 1 डिग्री हो गया,
तो जितना हीट चाहिए होती है वो आपकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मतलब अगर 1 ग्राम मास है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम बढ़ाना है, तो जितना हीट चाहिए होती है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बाय डेफिनेशन आपने देखा ना। अगर मैं बोलूँ कि इसका मास 1 ग्राम है बट टेम्परेचर में चेंज आप डेल्टा टी का कर रहे हो ना, तो अब कितना हीट चाहिए होगी 1 डिग्री के लिए एस, तो डेल्टा टी डिग्री के लिए एस डेल्टा टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मास उसका m ग्राम है और डेल्टा टी भी डेल्टा टी, मतलब अब m ग्राम का है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, m s डेल्टा टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हीट कितना चाहिए होगा, एम एस डेल्टा लिखो, मतलब हीट में चेंज कितना हीट चाहिए होगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मतलब कितना हीट में चेंज चाहिए होगा 1 ग्राम m ग्राम बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यस है, कितना हीट चाहिए होगा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और आपको पता है कि सिंस अभी आपने देखा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या था, C इंटू डेल्टा टी था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले आपने देखा था ना, हीट कैपेसिटी यहाँ। तो अगर मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 C is equal to mass into specific heat capacity. C is equal to mass into specific heat capacity, right? क्लियर है? अब आगे नोट करो, एक पॉइंट और समझो क्या, देख S is equal to क्या आ गया, डेल्टा Q। तो मास को आप केजी में भी ले सकते हो, मास को आप ग्राम में भी ले सकते हो। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उस पर पेस्ट देखेंगे, डोंट वरी। तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी आ गया, देख ध्यान से यहाँ से, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की यूनिट, डेल्टा क्यू की यूनिट कितना है बेटा, जूल है, और एम की यूनिट कितनी है, केजी है, सॉरी ग्राम है, यहाँ पे हमने ग्राम लिया है, तो ग्राम हो गया, और ई कितना है, सेकंड में है, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट कितना आ जाएगा बेटा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख इसी में हम क्या करें, अगर 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा किलो जूल अपान हो जाएगा केजी डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि नहीं है? तो डिपेंड करता है बेटा ना, अगर तुम मास 1 ग्राम लेगा तो जूल में आएगा, मास तेरा केजी में लेगा तो किलो जूल में आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गॉट इट? डन? So that's all for this lecture everyone. We have completed the basic of heat capacity. Sir, recording